हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। बिना स्किप किए मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वह बात आपके गणित में, ज्यामिति में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं जब बोल रहा हूं तो आप उस बात को स्किप ना करें और मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि मैं यहां पर आपको क्या कह रहा हूं। यदि आपने उस बात को समझ लिया तो आपके ज्यामिति में जो सूत्र निर्माण का जो कार्य है उसमें आपको एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा। मैं यहां पर आपको किसी सूत्रों को रटवाने के लिए यह वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप उसके सूत्रों का निर्माण क्यों हुआ और कैसे हुआ उसको आप समझ पाए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो जाए। आपके सामान्य से सामान्य जो स्टूडेंट है, जैसे कक्षा 6 में पढ़ रहा है या कक्षा 5th में पढ़ रहा है, उसको भी सभी सूत्र पता है कि त्रिभुज का क्या सूत्र है, आयत का क्या सूत्र है, पर उन्हें यह पता नहीं है कि ये सूत्रों का निर्माण गणितज्ञ ने या जिसने भी उसकी जो मात्रक इकाई बनाई उसने क्यों बनाई। यदि इस बात को समझने में आप कामयाब हो गए तो आपको क्षेत्रफल से संबंधित देख लीजिए या अन्य बातों को, आपको बातें बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ आने लगेंगी। अभी मेरी बात को आप स्किप मत करना और यहां देखना मैं आपको क्या कह रहा हूं। पहले ये बात मैं बता चुका हूं पार्ट फर्स्ट और सेकंड में कि हमारे पास में किसी भी क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में जो मात्रक है वो मात्रक आपका क्या है, वर्ग। ये बात आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड को देखने के बाद स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। ये जो वर्गों की संख्या है वह आपके क्षेत्रफल या एरिया में काउंट की जाती है। उसको पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आपने बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लिया। यदि कोई छोटा एरिया है तो उसके लिए आपके पास में जो वर्गों की संख्या होगी वो मिलीमीटर के वर्गों की संख्या के रूप में होगी, और बहुत बड़ा क्षेत्र है तो वो आपके पास में किलोमीटर के वर्गों की संख्या होगी। यदि इस बात को आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया तो आप इस बात पर भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए कि यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने जाएं तो क्या हम इसमें वर्गों की संख्या दिखा पा सकते हैं, क्या इसमें कितने वर्ग हैं, या हम इसको लाइन ड्रॉ करके ये दिखा पा सकते हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं। आप कभी नहीं दिखा पा सकते इसमें कितने वर्ग हैं, क्योंकि इसमें वर्ग सभी जगह बन ही नहीं सकते। यह बात आपको समझ आनी चाहिए। दूसरा, मान लीजिए आपके पास में वृत्त है, क्या आप वृत्त में वर्गों की संख्या दिखा पा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो फिर उस गणितज्ञ ने ये जो मात्रक या जो ये मानक इकाई दी नापने के लिए, तो उसने वर्ग की कैसे दी। अब यहां पर आपको ये जो पॉइंट है वो क्लिक करना चाहिए, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि गणितज्ञ ने निश्चित सोचा होगा कि हम वर्गों को स्पष्ट रूप से किसी न किसी आकृति में दिखा सकते हैं। अब कौन सी आकृति है जिसमें हमें वर्ग स्पष्ट रूप से दिख सके? तो आप देखिए, यदि आपके पास में आयत हो या फिर आपके पास में वर्ग हो, उसमें आप वर्गों की संख्या को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो गणितज्ञ ने भी निश्चित तौर पर यह देखा करके ही यह मानक पैमाना दिया होगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास में कोई भी आकृति है उसको हम आयत या वर्ग के रूप में निश्चित तौर पर परिवर्तित कर सकते हैं। यह परिवर्तित होते हुए उस गणितज्ञ ने देखी, तभी उसने यहां नाप के लिए आपको वर्ग दिए। और इन आकृतियों को परिवर्तित करने के लिए हम इस आकृति में जो कटाई या छटाई करते हैं वही हमारे पास में एक सूत्र के रूप में होता है। उसको भी आप बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। चलो एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको हम स्पष्ट रूप से समझते हैं। आपको तो सूत्र पता होगा, पर उसके निर्माण के प्रति, और यह जो मैंने बात कही, यह बात यदि आपने
आपकी जीवन में उतार ली तो आप समझ जाना आपने क्षेत्रफल से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया। उसको दिखाने के लिए मैं प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक जो जो भी आपकी 2 डायमेंशन की आकृतियां हैं उससे संबंधित मैं बात करूंगा। अब देखिए, अब आपका देखने का जो दृष्टिकोण है और नजरिया बदल जाएगा। अब आपको पता है, छोटा बच्चे को भी पता होता है कि भाई यहां पर ये मान लो समकोण त्रिभुज है। अब ये जो समकोण त्रिभुज है उसका सूत्र क्या होता है तो बच्चा बता देता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सूत्र याद है पर उसे पता नहीं है कि ये सूत्र क्यों बना, हम उस पर बात कर रहे हैं। दूसरा इसी को कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, सूत्र यही है पर लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाता है, आधार गुणा ऊंचाई बटा 2। अब यहां पर यदि आप इसको भाषा की तरह पढ़ना सीख जाए, इस गणितीय सूत्र को या गणितीय किसी इक्वेशन को आप इसको भाषा के रूप में पढ़ना सीख जाओगे तो आपका गणित का जो कार्य है वो सरल हो जाएगा। अब इसको पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है, इसमें क्या पढ़ सकते हैं। अब ये सूत्र हमें यह कह रहा है कि आपके अंदर ये जो त्रिभुज है, क्योंकि ये त्रिभुज का सूत्र है, ये मान लो त्रिभुज ए बी और सी है, तो ये क्या कह रहा है, चाहो तो आप आधार कौन सा यहां बीसी, चाहो तो आप आधार को या फिर ऊंचाई कौन सी है ए बी, इन दोनों में से किसी को भी आधा कर दीजिए। आधा करने पर क्या होगा, आधा करने पर यह होगा कि यह जो आकृति है आपकी त्रिभुज की वह आपकी एक आयत के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो परिवर्तित होने पर क्या होगा, इसमें आप कितने वर्ग हैं वो स्पष्ट रूप से काउंट कर पाएंगे और सामान्य व्यक्ति को बता पाएंगे कि हाँ इसमें इतने वर्ग हैं। यदि हम वर्ग नहीं बता पाए, कहने का मतलब हम क्षेत्रफल नहीं बता पाए, तो हमें किसी भी आकृति को इस प्रकार की शेप में लाना होता है। इसीलिए यह आती ही है इसमें, इस शेप में वो परिवर्तित होकर के बनती ही है, इसीलिए गणितज्ञ ने हमें जो मात्रक दिया वो वर्ग दिया। तो बस ये काम हमें ये दिखाता है कि हम किसी भी आकृति को आयत के रूप में परिवर्तित कर देते हैं या वर्ग के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, वही उसका सूत्र बन जाता है कि हमने इसको कैसे काटा। अब देखिए, इसको पढ़ने से क्या पता चलता है, इसको पढ़ने से हमें पता चला कि हमको आधार या ऊंचाई में से किसी को आधा कर देना। तो अभी मान लो इसका आधार BC है, उसको मैंने आधा कर दिया। अब इसका इस बिंदु का नाम रख देते हैं ABC है, इसका नाम रख देते हैं हम D। अब आधा करने के बाद क्या करना है, अब आप ध्यान रखिए, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस आकृति को आयत के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम इसमें सफल हो गए तो हम स्पष्ट रूप से कितने वर्ग हैं वो इसमें दिखा पाएंगे, इसको इसमें परिवर्तित करके ये दिखा पाएंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो अब देखिए, इसको हमने कर दिया आधा, इसका नाम रख दिया D। दूसरा क्या करना है, यहां से आप एक 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे, या कह सकते हैं यहां से आप एक लंब डालेंगे। लंब डालना या फिर 90 डिग्री का एंगल खींचना दोनों सी एक ही बात है। आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, यहां से यहां मिला दिया। अब इस क्रियाकलाप से आपको क्या मिला, अब आपने आधा कर दिया तो यहां देखिए BD बराबर आपको मिला DC, ये दोनों पार्ट आपको बराबर मिल गए। अब इसको चित्रों को यदि आप देखोगे, इसका नाम भी रख देते E। यदि आप चित्रों को देखोगे तो आपको यहां पर जो एक आकृति थी ABC समकोण त्रिभुज, वो अब आपकी 2 आकृतियों में परिवर्तित हो गई है, यह आपको यहां स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब देखिए कौन कौन सी आकृतियां, यदि आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आप देखिए ABDE, ये वाली जो पहली आकृति ABDE वाली, ये वाली जो आकृति है आपके पास में वो एक समलंब चतुर्भुज है। और जो दूसरी आकृति आपके पास में बनी, क्योंकि आपने यहां 90 डिग्री का कोण खींचा तो इसके अंदर भी यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये जो 90 डिग्री का यहां कोण बना तो ये आपके पास में एक छोटा समकोण त्रिभुज और प्राप्त हो गया।
एक समकोण त्रिभुज को दो भागों में बांटने पर हमें एक समलंब त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज और एक राइट एंगल ट्राइंगल प्राप्त हुआ। इसको हम यहां पर एक आकृति में ड्रॉ कर देते हैं जिससे आपको और स्पष्ट रूप से ये समझ आए। और कर क्या रहे हैं, इसको हम परिवर्तित कर रहे हैं आयत में। क्यों कर रहे हैं, जिससे हमें यह पता चले कि इसमें कितने वर्ग हैं। बस इतनी सी बात आपने अगर समझ ली तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए ये कौन सी आकृति है, ए बी डी ई, हम लिख देते ए बी डी और ये होगी आपके पास में ई। और दूसरी आकृति कैसे होगी, ये वाली, यही आकृति यहां उतारी है, छोटी बड़ी हो सकती है, रफ है, आप इसी को समझिए कि ये वाली आकृति ये है। अब दूसरी आकृति कैसी होगी, ये वाली कट करके इससे अलग हो गई, ये वाली। अब आपके पास में दूसरी आकृति ई डी और ये सी। अब ये दोनों आकृतियों को भी आपको समझना है। यदि कागज पे आपके पास में इस प्रकार की आकृति बनी और इसको काट दोगे तो आपके पास में इस तरह की दो आकृतियां मिल जाएंगी। आप कागज पे काट करके उसको बड़े ही आसान तरीके से समझ सकते हो। अब देखिए, अब यहां देखिए क्या क्या हुआ, यहां 90 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां खींचा था तो डी वाला था ये पार्ट, ये वाला जो कॉमन पार्ट, ये वाला, ये भी डी है और ये भी डी है, दोनों पर 90 डिग्री प्राप्त हो गई। ये पहले से ही समकोण त्रिभुज था तो यहां पर भी 90 डिग्री प्राप्त हो गया, ये वाला हमको प्राप्त हो गया। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, ये देखिए, अब आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि हम यहां प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, हम इसको इस आकृति को ड्रॉ करके बता रहा हूं तो आपको समझने में थोड़ी सुविधा हो जाए। अब हमने इस दोनों को काट दिया, ये कटी हुई आकृति, अब फिर हमने थोड़ी सी यूं मिला करके, फिर आप देखिए ई वाला जो बिंदु है आपके पास में, उस ई वाले बिंदु को आप यहां से मिला हुआ समझिए, इसको यहां मिला दीजिए, फिर इसको यूं से घुमाइए, यहां से आप इसको लेकर के घुमा करके यहां लाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये जो सी वाला बिंदु है वो यहां ए पर मिलेगा, तो मैं यहां मिला देता हूं, तो ये सी वाला जो बिंदु है वो आकर के यहां मिल जाएगा। सी जैसे ही यहां मिलेगा तो आप देखिए ये सीधा सी आ जाएगा, डी कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, डी यहां होगा, तो ये सी और डी मिल गए। और फिर क्या हुआ, सी और डी के मिलने के बाद में देखिए ये वाला जो है डीई, ये क्योंकि ये गुम गया तो ये वाला पार्ट है वो बदल करके इस तरफ आ जाएगा, तो ये आपका डीई यहां मिल भी रहा है, डीई ये वाला पार्ट मिल गया, और ये जो पार्ट है आपके पास में वो यहां आकर के लग जाएगा। अब इससे क्या हुआ, ये देखिए हमने इसको दो पार्टों में बांटा था, बीडी और डीसी, तो बीडी ये रहा और डीसी घूम करके यहां चला गया, यानी कि इनको दो बराबर भागों में बांटा था, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात क्या समझ में आ गई, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाला पार्ट घूम करके यूं आया तो ये वाला डी वाला पार्ट है वो यहां आ गया, ये भी 90 डिग्री बन गया। अब देखिए तीन 90 डिग्री क्या हो गई, और आयत में चार और 90 डिग्री के होने चाहिए, तो ये हो गया 90, 180, 270 और बचा कितना 90 डिग्री, स्वतः ये 90 डिग्री हो गया। इसके चारों कोण भी 90 डिग्री के हो गई, तो अब ये शेप परिवर्तित होकर के आपके पास में एक आयत का रूप ग्रहण कर लिया। अब आप उसको अंक गणित के माध्यम से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये शेप और ये शेप दोनों बराबर है। उसको देखते कि इसको कैसे हम प्रूव करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां हमने डी डी दो जगह रख लिया क्योंकि ये डी यहां था, आप इसको नाम बदल करके सी डी बी सी डी और इसका नाम रख दीजिए ई, ये हो गया। अब ये जाकर के यहां चिपक गया, इसको हम हटा देते हैं, और ये इस ई का काम भी नहीं है क्योंकि अब हमने इसको आयत बना दिया और ये वाला यहां लग गया। यह प्रयास शायद आपको समझ आया होगा। अब देखिए, और आप इसको प्रैक्टिकल करके कागज पर भी देख सकते हैं। अब हम इसको अंक गणित के माध्यम से समझते हैं कि कैसे होता है, क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल दिखाया जा सकता है जबकि इसमें क्षेत्रफल नहीं दिखाया जा सकता। यह क्यों बनाया, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल कितने वर्ग बन रहे हैं वो इसमें नहीं देख सकते, इसमें देख सकते। इस आकृति को काट करके आपने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब देखिए, यदि मैं ये कहूं कि ये 4 सेंटीमीटर का है और ये वाला आपके पास में मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका जो क्षेत्रफल कितना आएगा आपको पता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका सूत्र है त्रिभुज का, तो 1/2 रख दिया। आधार कितना है 4 इंटू ऊंचाई कितनी है 10,
आपने यहां से ये कट गया, 2 हो गया, और आपके पास में प्राप्त हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल। अब इसका देखिए, क्योंकि इसी को काट करके यहां बनाया, तो बीई ये 4 है, जिसको 2 भागों में बांटा था, यानी कि बी कितना हो गया 2, और ये वाला पार्ट यहां लगा 2, क्योंकि आधा आधा कर दिया, 2 यहां आ गया। अब ये 10 सेंटीमीटर लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और ये भी होगी आपके पास में 10 सेंटीमीटर। अब आयत का क्या सूत्र है, आपको पहले बता चुका हूं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि यही क्षेत्रफल यहां पर है, तो इसका क्षेत्रफल 20 है, तो इसका भी 20 आना चाहिए। लंबाई कितनी है 10, और चौड़ाई कितनी है 2, तो यहां हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों बराबर हो गए। इस प्रकार से हम इस आकृति को इसमें परिवर्तित करके ये दिखा पाने में सक्षम हो गए कि यही आकृति इस रूप में परिवर्तित हो सकती है। दिखा कैसे सकते हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बात की 2 है, तो हम इसको 2 भागों में, 1 और 2 भागों में बांट देते, 2 1 सेंटीमीटर का आएगा, 1 सेंटीमीटर, ये हमने ये कर दिया। अब 10 भागों में ऐसे बांटना, अब 10 भागों में बराबर बांट दीजिए, 1 सेंटीमीटर ही हो गया, इधर भी 1 सेंटीमीटर का, तो ये वर्ग बनते जाएंगे। एक अब छोटे बनाओ, अगर नहीं बन रहे तो आपको रफ काम कर रहे, आपको आयत की तरह दिखे तो आपको इसको वर्ग ही मानना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 सेंटीमीटर के। अब कितने वर्ग हो गए, 10 तो ये हो गए, 10 ही हो गए। कुल मिलाकर के हम यहाँ दिखा सकते हैं 20 वर्ग। आपको यहां भले ही आयत के रूप में दिखे, पर रियल आकृति में आपको यह वर्ग प्राप्त होंगे। तो हमने यहां से यह सीखा कि हम किसी भी शेप को आयत या वर्ग में परिवर्तित करते हैं, उससे ही उस शेप का सूत्र का निर्माण होता है। यदि इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में बहुत अच्छा प्यार दिया। यहां पर सब्सक्राइबरों की संख्या भी, जो सब्सक्राइबर है उनकी संख्या बढ़ी, जिससे मेरे उत्साह में भी वृद्धि हुई। यह प्रयास आपको कैसा लगा वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे के जो सूत्र निर्माण से संबंधित बात है वो भी बता सकूं, और 10th की जो गणित है यह सीखने के बाद आप बहुत सरल तरीके से हल कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।